हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। बच्चों आज इस लेक्चर में इस चैप्टर से संबंधित हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में 110% आता है। वो लिखित है कि आता ही आता है, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि वो टॉपिक न आया हो। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो टॉपिक नहीं हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरी बात बच्चों, इस चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गतिमान आवेश पर लगने वाला बल या लॉरेंज बल। ठीक है, क्या उसका फॉर्मूला था? F = QVB sin थीटा। तो हम उसी बल के सहायता से, लॉरेंज बल यानी गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की सहायता से हम किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या करेंगे। और वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी एक फॉर्मूला निकल के आता है। आपको पता चलेगा कि हाँ अच्छा, एक तार में धारा बह रही है तो उसके ऊपर भी ये बल लग रहा है। उसे आप प्रैक्टिकल करके भी बच्चों देख सकते हैं। चलिए, तो गतिमान आवेश पर बल, गतिमान आवेश पर बल की सहायता से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। बल की व्याख्या मतलब गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की सहायता से किसी हम धारावाही चालक पर बल की व्याख्या करेंगे। और वो चीज़ आप लोगों को देखना होगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग समझेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। रटने का प्रयास करेंगे तो आने वाला है नहीं, मैं पहले ही बोल देता हूँ। रटने क्लास 12 मैं हर एक बच्चों को कहता हूँ, रटने का प्रयास करेंगे आने वाला है नहीं। मान लीजिए ये L लंबाई का एक चालक है। क्या है सर? बच्चा ये L लंबाई का एक चालक है। इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई L है, कैपिटल L है। ठीक है, मान लीजिए इस चालक में धारा I बह रही है। क्या हो रहा है? इस चालक में धारा I बह रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। अब जब इस चालक में धारा I बहेगी तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जी सर बिल्कुल, चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा। तो ये रही इसकी चुंबकीय क्षेत्र, ये उत्पन्न हो गया। इस चालक में बहने वाली धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया जो कि B था। इस चालक में धारा बह रही है I। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। इस चालक की लंबाई N है। चालक तार के, यहां पे लिख देता हूं सारी चीजें, माना चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है। जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है। अब अगर हम लोग देखें तो हम इस चुंबकीय क्षेत्र को निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? इस चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम निकालना चाहे तो क्या निकल के आएगा? सर इस चुंबकीय क्षेत्र को निकालना चाहे निकाल सकते हैं सर, बायोसोर्ट के नियम से। लेकिन सर यहाँ पे निकालेंगे क्यों? हमें तो सर यहाँ पे बल निकालना है। मैंने बोला बात तो सही है, तो हम यहाँ पे सर वो क्यों निकालेंगे? हम बल निकालते हैं। तो आइए हम बल निकालते हैं। हमने इससे पहले लॉरेंज बल पढ़ा, तो लॉरेंज बल के अनुसार बल के अनुसार चालक तार में एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, हम बल तो निकाल रहे हैं लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन पर? एक इलेक्ट्रॉन पर। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन हम पहले एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F डैश मान लीजिए। क्या होता है सर जी? QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। तो Q देखा जाए तो जब एक इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो Q का मान सर जी E हो जाएगा V। अब कोई इलेक्ट्रॉन किसी तार में बहती है, किस वेग से बहती है? पढ़ के आए हैं यार, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। अरे पढ़े थे ना, बता रहे फिर से आपको। देखिए यहाँ पे मान लीजिए किसी चालक, यहाँ पे आप लिख भी लीजिएगा, मानिए किसी चालक में धारा I पर, किसी चालक को V विभवांतर से जोड़ने पर
वी विभवांतर से जोड़ने पर उसमें धारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगी, NEAVD। NEAVD आपको याद होगा, अगर याद आ रहा होगा तो इसमें भी लिख लीजिएगा कि माना, यहां पे लिखे थे ना, माना चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है तथा चालक के एकांक आयतन में, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n, ठीक है, बराबर n। तब इसका एक स्टेप और लिखिए, तब धारा I बराबर NEAVD। जब उसका क्षेत्रफल VD है, वो एकांक लंबाई में A है और E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और E किस वेग से चलेगा, VD, अफवाह वेग, अनुगमन वेग। याद आ रहा होगा तो याद आ रहा होगा, तो ये I का फॉर्मूला होता है। तो यहां से इस तार में कितनी धारा भरी, I इक्वल टू NEAVD, ठीक है सर। तो यहाँ पे सर जी Q की जगह V हो गया, अब V की जगह क्या हो जाएगा सर जी, इलेक्ट्रॉन किस वेग से चल रहा है सर जी, अफवाह वेग या अनुगमन वेग, जिसे हम VD कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब B तो दिया ही हुआ है, और साइन थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपली देख के आपको समझ में आ रहा होगा, तो साइन 90 डिग्री। तो सर F डैश इक्वल टू EVD। अब ये तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है, इस चालक में जो धारा बह रही है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लग रहा है। तो मैंने बोला पूरे चालक पर लगने वाला बल, तो चालक पर लगने वाला बल, चालक तार पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा सर, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F डैश इंटू, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F डैश इंटू चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अगर आपसे बात की जाए तो क्या हो जाएगा सर जी, F इक्वल टू हो जाएगा F डैश इंटू में तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एकांक आयतन में n है तो n। अब पूरा आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या होता है सर, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। लंबाई कितनी है a, क्षेत्रफल क्या है अनुप्रस्थ काट का a, तो सर जी a इंटू में l, ये पूरा आयतन हो गया। और एकांक आयतन में इतने हैं, तो पूरे तार में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है ना, एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है और पूरा आयतन इतना है, तो पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन सर जी, इतने इलेक्ट्रॉन। अब f का मान रख दीजिए, तो सर जी F इक्वल टू F डैश का मान क्या है, EVD B। यहाँ पे साइन थीटा तो यहाँ पे ना 90 है, यहाँ पे साइन थीटा लेके चलिए, मान लीजिए किसी और क्वेश्चन में साइन थीटा 90 नहीं होगा तब, तो साइन थीटा ये हो गया सर, EVB साइन थीटा इंटू NAL। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये क्या बन जाएगा, F इक्वल टू सर हो जाएगा, इसको यहाँ पे देखिए, F इक्वल टू NEAVD BL साइन थीटा। और ये NEAVD क्या होता है, NEAVD सर जी धारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू IBL साइन थीटा। यही है हमारा फॉर्मूला बच्चों, किसी चालक तार पर लगने वाला बल। किसी चालक तार पर लगने वाला जो बल है वो ये होगा बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है ना, किसी चालक तार पर जो लगने वाला बल होगा ये होगा IBL साइन थीटा। ठीक है, मान लीजिए किसी चालक की लंबाई L है और उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है, अगर उसमें धारा I बह रही है तो उस पर इतना बल कार्य करेगा, उस पर इतना बल बच्चों कार्य करेगा। चीजें समझ में आ रही हैं, उस पर इतना बल कार्य करेगा। अब सुनिए चीजों को ध्यान, अभी थीटा मत सोचिएगा सर ये थीटा क्या, वही थीटा है। थीटा क्या सर, ये चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति की दिशा के बीच का जो कोण है वही क्या है, थीटा है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र और वेग मतलब चालक की गति की दिशा की जो बीच का कोण है वही थीटा है। तो ये समझ में आया कि अगर कोई धारावाही L लंबाई का धारावाही चालक है, उसमें I धारा बह रही है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस पर F बल लगेगा। यानी कि अगर हमारे कमरे में भी जो तार है उनके ऊपर एक बल कार्य करता है, उसी के अनुसार हम एम्पियर की परिभाषा देंगे। अतः हमारे कमरे में जो तार लगे हुए होते हैं उनके ऊपर भी एक बल कार्य करता है और वो बल होता है IBL साइन थीटा बच्चों। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अतः चालक तार पर जो बल कार्य करता है कैसे हमने निकाला,
हमने आवेश पर पता था बल ऐसे कार्य करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल कार्य करता है। अब किसी चालक में एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल कार्य कर रहा है, तो सभी उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो मान लीजिए उसमें अगर इतने इलेक्ट्रॉन थे तो उनके कारण बल ये हुआ। अब हमें पता था NeAVD इक्वल टू होता है Ni, तो हमने रख दिया NeAVD की जगह I रख दिया, तो IBL sin थीटा। ये आपने पढ़ा था पीछे ही बच्चों, तो चीज़ें इसलिए हमको याद होनी चाहिए सारी चीज़ें। चलिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं इस बल की दिशा के बारे में। तो इस बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम 2 नियम पढ़ेंगे, आप लिख लीजिएगा, मैं बस समझाऊंगा। पहला, दाएं हाथ की हथेली का द्वितीय नियम। पहला नियम कौन सा है? दाएं हाथ की हथेली का द्वितीय नियम। प्रथम नियम हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय नियम। दाएं हाथ की हथेली का द्वितीय नियम क्या कहता है सर? अभी बता रहा हूँ, इरेज कर लो। तो समझ में आ गया, अगर कोई तार की लंबाई L है तो उस पर बल कितना लगेगा? IBL sin थीटा। अगर कोई सिर्फ आवेश है तो उसके ऊपर बल कितना लगेगा सर जी? F इक्वल टू QVB sin थीटा। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम। पहला, बल की दिशा ज्ञात करने वाले, दिशा ज्ञात करने के लिए नियम। अब नियम लिख लीजिएगा। पहला, दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार अगर हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से फैला लें, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार से फैला लीजिए। अगर हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैला लें कि हमारा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, हमारा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो तथा हमारी चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हाथ की हथेली की धक्का देने की दिशा में, तो तल के लंबवत धक्का देने की दिशा में बल की दिशा होगी, चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैला लें कि हमारा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा हमारी चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हो, तो हमारे हथेली के तल के लंबवत धक्का देने की दिशा में चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। अब जिसे लिखना होगा वो लिख भी लिया होगा बच्चों, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत समझने के लिए बहुत मायने रखती हैं, मुझे समझाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। फ्लेमिंग का नियम, जो समझ लेगा वो लिख लेगा, मैं लिखवाऊँ इसको फालतू में क्यों। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब इनका भी नियम है, फ्लेमिंग ने भी क्या, फ्लेमिंग देखिए 2 नियम हम पढ़ रहे हैं। फ्लेमिंग के भी जो बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ तो दूसरा काम करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, गलत लिख दिया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम क्या कहता है बच्चों कि अगर हम अपने हाथ को इस प्रकार मोड़ ले कि हमारी ये तीनों छोटी उंगलियां, ये गन ठीक मोड़ रहा हूं मैं, चलिए क्यों, अगर हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि हमारा अंगूठा और उससे लगी दोनों उंगलियां एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर हो, और यदि हमारा अंगूठा, हमारी जो ये उंगली है, बीच की उंगली वैद्युत धारा की दिशा में तथा लास्ट वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हमारे अंगूठा जिस दिशा में होगा उस दिशा में चालक पर बल लगेगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ऐसे दिखाई दे रहा है ये ढिसके वाला पोजीशन। आप लोग देखिए, इस प्रकार से हम अगर हाथ को फैला दें, और हमारी देखिए ये 90 अंश पे होना चाहिए, और हमारी ये वाली जो उंगली है, लास्ट वाली उंगली, अगर ये वैद्युत धारा की दिशा में है और ये वाली जो उंगली है ये अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो अंगूठा जिस दिशा में होगा उस दिशा में बल लगेगा। जैसे अगर इसको ऐसे कर दिया जाए और चालक में धारा इधर की ओर बह रही है, ऐसे अगर चालक में धारा इधर की ओर बह रही है, ये वाली उंगली धारा की दिशा में होनी चाहिए, जो तीसरी उंगली है। अगर ये धारा की दिशा में है और ये उंगली अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो अंगूठा जिस दिशा में होगा उस दिशा में क्या होगा, चालक पर बल लगेगा, धारावाही चालक तार पर बल लगेगा। मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल या एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसी के आधार पर दी जाती है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल या एम्पियर की परिभाषा। अब एम्पियर की परिभाषा पूछेगा तो आप पूरा डेरिवेशन मत कीजिए, मैं बताऊंगा क्या क्या कहाँ लिखना है। एम्पियर की परिभाषा मैं लिखवाऊंगा भी, बस बताऊंगा नहीं, लिखवाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछता है एम्पियर की परिभाषा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फिगर बनाना होगा। ये देखिए, हम दो समांतर धारावाही चालक बना लीजिए। एक मान लीजिए तार हमारा A है और एक हमारा B है। इसकी लंबाई मान लीजिए इसकी लंबाई L है, दोनों की लंबाई L है। और इसमें मान लीजिए धारा I बह रही है, और इसमें भी मान लीजिए धारा I बह रही है। इसमें भी धारा क्या बह रही है, ध्यान से चीज़ों को देखिए पहले। इसमें भी धारा जो है वो I बह रही है, और इसमें भी जो बच्चों धारा है वो I बह रही है। इस स्थिति में अगर दोनों में धारा I बह रही है तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ऐसे हाथ रखिए, मैंने चुंबकीय क्षेत्र निकालने का अपना नियम बताया था ना कि जिधर धारा बह रही है उसके ऊपर ऐसे हाथ रख दीजिए, और फिर हमें जिधर ज्ञात करना है, इधर ज्ञात करना है कि इधर कैसा क्षेत्र होगा, नीचे। अगर इधर ज्ञात करना है तो ऐसे, तो हमें इधर ही ज्ञात करना है कि इधर चुंबकीय क्षेत्र किधर, इधर के बिंदु पर खड़ा कर दीजिए ऊपर की ओर कैसे दर्शाते हैं, बिंदु से। तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर। अब इधर रखिए, और किधर ज्ञात करना है, इधर, तो ऐसे कर दीजिए। तो इधर कैसा होगा सर जी, यहाँ पे बना देता हूँ, नीचे की ओर, यानी कि क्रॉस से नीचे की ओर को दर्शाते हैं, नीचे की ओर को क्रॉस से दर्शाते हैं। ये I धारा बह रही है, ये बिंदुवत क्या दर्शा रहा है, बिंदु दर्शा रहा है कि सर जी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊपर की ओर है, और ये दर्शा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर। अच्छा, अब 2L लंबाई के धारा, आप लिखेंगे कि माना 2L लंबाई के धारावाही चालक A तथा B हैं, जिनमें धारा I दोनों, एक में धारा I1 तथा दूसरे में धारा I2 बह रही है। एक में धारा I1 तथा दूसरे में धारा I2 बह रही है। ठीक है, तो अब बिंदु P पर, चालक B पर स्थित बिंदु P पर हम इसके कारण, चालक A के कारण बल निकालेंगे। तो इस बिंदु पर ये क्या बल लगाएगा सर जी, इसके कारण ये जो बल लगाएगा, पहले तो ये देखते हैं इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। मान लीजिए इसका चुंबकीय क्षेत्र B1 है, और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है वो B2 है। तो पहले चालक A के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, तब ना निकालेंगे क्योंकि FBL sin थीटा होता है। तो चालक B के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1। तो सर जी B1 बराबर हो जाएगा, हमने पढ़ा था सर जी म्यू बाई 2 पाई I बाई आर। तो I बाई आर क्या है, इससे दूरी, बिंदु कितने दूरी पर है, तो हम इस बिंदु पर, बिंदु P पर निकाल रहे हैं। मान लीजिए बिंदु P से R दूरी पर है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब चालक A के कारण बिंदु P पर बल ज्ञात कीजिए। बिंदु P कहाँ है, बिंदु P चालक B पर है। अच्छा, चालक A के कारण ना, चालक A के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चालक A के कारण बिंदु P पर, कारण यहाँ पे बिंदु P नहीं लिखे, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ना, बिंदु P पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा सर जी, F इक्वल टू 4, किसी धारावाही चालक तार के कारण सर जी IBL sin थीटा। तो I, यहाँ पे I क्या है सर जी I1, B क्या है चुंबकीय क्षेत्र सर जी B1, IBL लंबाई क्या L sin थीटा। अब इनके बीच क्या अगर एंगल बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र से ऊपर की ओर है, और ये इधर की ओर सर जी 90 डिग्री। तो ये साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा सर जी, I1 B1 और L। अब यहाँ से अगर मान रख दिया जाए F इक्वल टू में B का, तो सर जी B का मान अगर रखेंगे तो म्यू बाई 2 पाई I बाई आर
इंटू में आई, यहां पे I1 था ना यार, यहां पे था I1, तो यहां पे तो इस पे तो ये धारा हम इसके कारण निकालें, सॉरी गलत कर दिए, यहां पे चालक बी पर, बी के कारण, चालक बी के कारण बिंदु पी पर लगने वाला बल, तो आई, अब उस पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये किसका है, इस तार के कारण इस पर है ना, तो ए के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये बी पर, बी के कारण बिंदु पी पर लगने वाला बल, तो ये जो बल लगेगा इसके कारण लगेगा, यहाँ पे गलती हो गया, तो यहाँ पे I2 हो जाएगा ना, उसमें धारा I2 बह रही है, तो ठीक है, तो यहाँ पे I1 रहेगा, यहाँ पे I1 किया था ना, चलिए, तो I2 और फिर L, अब ये चीजें बन गई। अब क्या करें सर, अब F बाई L इक्वल टू में म्यू बाई 2 पाई I1 इंटू में I2 अपॉन में R, यानी कि बच्चों जो A है इसके कारण B पर, A है इसके कारण B पर जो बल लगेगा वो लगेगा उसके प्रति मीटर, अपॉन में L मैंने इसलिए किया उसके प्रति मीटर लंबाई पर जो बल लगेगा वो लगेगा म्यू बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन में R, इसके प्रति मीटर लंबाई पर जो बल लगेगा वो लगेगा म्यू बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन में R। इसी प्रकार आप इससे भी इस पर निकालेंगे तो यही चीजें आएगी, म्यू बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन में R। अब अगर दोनों में समान धारा बहेगी तो क्या हो जाएगा, जब दोनों में समान धारा बहेगी तो ये I स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी दो धारावाही चालक तारों के बीच एक दूसरे पर लगने वाला जो बल होगा, प्रति मीटर लंबाई पर जो बल होगा वो क्या होगा, F बाई L म्यू बाई 2 पाई I1 I2। नोट कर लीजिएगा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल F बाई L प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन में R। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब ये तो मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए था, अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे एम्पियर का नियम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद से एम्पियर की परिभाषा और ये चैप्टर समाप्त। यहाँ पे देखिएगा, अब यदि ये दो धारावाही तार थे, समांतर दो धारावाही तार है ना बच्चों, अगर इसमें धारा I1 इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और इसमें अगर धारा I1 इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, विपरीत दिशा में अगर प्रवाहित हो रही है, ध्यान समझिए, अगर दो समांतर तारों में जो धारा है वो विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है सर, धारा अगर विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, बल विपरीत दिशा में लगेगा, इधर लगेगा इधर लगेगा। लेकिन अगर दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लिख लीजिएगा, कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों बता दिया मैंने। अगर केस 1 और केस 2, अगर दोनों में विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर दोनों में एक ही दिशा में धारा बह रही है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बुक में अगर फिगर देखेंगे तो क्लियरिटी से बना होगा, तो अगर विपरीत दिशा में धारा बहेगी तो प्रतिकर्षित करेंगे और एक ही दिशा में धारा बहेगी तो आकर्षित करेंगे। अब देखिएगा एम्पियर का नियम इसी के अनुसार दिया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर, तो लिखिएगा एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में स्थित दो समांतर, जो निर्वात में 1 मीटर, जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित, जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समांतर 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समांतर सीधे व लंबे तारों के बीच प्रवाहित
करने पर तारों के प्रति मीटर लंबाई, तारों के प्रति मीटर लंबाई पर 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। बल लिख लीजिए। 1 एम्पियर बच्चों कौन सी वैद्युत धारा है? तो सर 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, मतलब अगर हम दो निर्वात में तार रखें और उनमें 1 एम्पियर की धारा दोनों में बहाएं तो वह तो प्रत्येक मीटर लंबाई पर कितना बल उत्पन्न होगा? 2×10⁻⁷ न्यूटन। तो 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह है जो निर्वात में स्थित, जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित, जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समांतर सीधे व लंबे तारों के बीच प्रवाहित करने पर तारों के मध्य यहाँ पे चालक तार लिख लीजिएगा, चालक तारों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, वो धारा 1 एम्पियर कहलाती है। मैं लिख देता हूं बच्चों, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है। या तो ये एग्जामिनर पूछता है या तो एग्जाम में आता है, बहुत दोनों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का प्रैक्टिकल देने जाएंगे एग्जाम पर ये पूछता है, एग्जामिनर ये पूछेगा 1 एम्पियर वैद्युत धारा का है, और 1 एम्पियर अब कुछ बच्चे से देते हैं सर I = होता है Q/T, I = होता है Q/T। तो सर 1 कूलाम आवेश, अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो वो धारा 1 एम्पियर होती। बड़े असली वाला बताओ, दो समांतर तारों के बीच वाला, ये उत्तर देना है। पेपर में भी अगर आपको आता है तो ये नहीं लिखेंगे I = Q/T से नहीं लिखेंगे, इससे भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए I = Q/T, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेशों की मात्रा को हम क्या कहते हैं? 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेशों की मात्रा को हम 1 एम्पियर वैद्युत धारा कह सकते हैं। लेकिन ये अगर पेपर में आप लिख के आते हैं तो काट दिया जाएगा। आपको ये उत्तर देना होगा दो समांतर सीधे धारावाही चालक को पर लगने वाले बल के अनुसार। क्या है? 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समांतर सीधे लंबे तारों के बीच प्रवाहित करने पर उनके बीच 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। जहाँ हम अब इसका अगले लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो मैं बता देता हूं बच्चों, हमारे इस चैनल पर हिंदी मीडियम के बच्चों को क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, उससे भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।